रामनवमी का दिन, साथ ही नवा नवरात्र भी है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की आराधना, उपासना और पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि हिंदी धर्म के अनुसार आज ही की तिथि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। आइए देख लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और ये जानने के लिए देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। मनसि एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनम। जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से एक समान रहता है, अर्थात मन में शुद्ध भाव रखता है, वैसे ही वचन बोलता है और उसी के समान कार्य करता है, वो महान और सज्जन व्यक्ति होता है। ऐसे परोपकारी लोग अपने जीवन में सुखी रहते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, इसलिए अपने विचारों का शुद्ध होना और सर्वोच्च होना उत्तम है। परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सदा नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे। जिन लोगों का हृदय दूसरों का भला करने की इच्छा से परिपूर्ण होता है, वे कष्टों, विपदाओं से दूर रहते हुए सर्वदा प्रसन्नता व संपत्ति से अन्वित रहते हैं। Those whose hearts are filled with the desire to do good to others are always seeking happiness and wealth while staying away from troubles and calamities. भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम हस्ताक्षर के रूप में स्वीकृत हैं, जन जन के प्रिय हैं श्री राम। श्री राम का संपूर्ण जीवन सभी के लिए एक आदर्श स्वरूप है। जन जन को यानी मनुष्यों को अपने जीवन में आदर्श और गुणों को रखने की, उनका पालन करने की प्रेरणा देता है। हम राम नाम की महिमा और राम राज्य के प्रसंगों को सुनते, पढ़ते और समझते आए हैं। आज रामनवमी के दिन आइए देख लेते हैं राम तत्व और राम की महिमा पर आधारित हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधैस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम अर्थात संपूर्ण भारतीय संस्कृति, धर्म, राष्ट्रीय अस्मिता और पराक्रम, जिन्हें हम सभी इक्ष्वाकु वंश समुत्पन्न मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के रूप में जानते हैं। वस्तुतः वाल्मीकि कृत रामायण या राममय रामायण में हमें सर्वप्रथम श्री राम की सर्वगुण संपन्नता और उनकी लोकप्रियता का विवरण प्राप्त होता है, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। राम धर्म के मर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा की भलाई करने वाले, यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, मन और इंद्रियों को वश में करने वाले तथा योगी हैं।
प्रजापति समश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक श्री राम इस संसार के पालनकर्ता, शत्रुओं का नाश करने वाले और सभी जीवों और नैतिक संहिता के रक्षक हैं। आदित्य इव तेजस्वी लोककांतः शशि यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा। भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोक कमनीय तथा कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। ये श्लोक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हमारे संस्कृति का प्रथम महाकाव्य है और संस्कृत में है। राम ही रामायण है, रामायण ही राम है। वस्तुतः श्री राम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य बनकर एक आदर्श जीवन के लिए जो शुचिता, धीरता, सहिष्णुता, मर्यादा और शक्ति संपन्नता आवश्यक होती है, उनके सामंजस्य का ही नाम श्री राम है। पारस्परिक बंधुत्व के भाव के साथ संबंधों को सहेजने की कला का विकास करते हुए मानव या जीव मात्र का कल्याण किस प्रकार किया जाता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है उनकी संपूर्ण जीवनगत कार्यशैली। और उनकी इसी कार्यशैली की व्यापकता का अपर पर्याय आज कहलाता है राम राज्य के रूप में। भगवान श्री राम का राम राज्य विश्व के प्रथम लोक मंगलकारी वेलफेयर स्टेट के रूप में सामने आता है। उनके साम्राज्य के दोनों अंग प्रजा पालन और दंड नीति का निर्धारण सनातन धर्म की संकल्पना पर आधारित थे। वाल्मीकि रामायण में कहा ही गया है, राजा तो धर्मेण ही पालयित्वा महीपतिर्दंडधरः प्रजानाम। उन्होंने भगवान राम ने सुनिश्चित किया था कि धन के आधार पर न्याय व्यवस्था उनके शासनकाल में प्रभावित नहीं होगी। धन के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अमीर और गरीब के बीच में पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा। भगवान राम ने यह भी सुनिश्चित किया था कि समाज में स्त्रियों को ऊंचा स्थान और परिवार में संतोषजनक स्थिति वो उपलब्ध कराएंगे। भगवान श्री राम के साम्राज्य की कल्पना आर्थिक रूप से वैभवशाली साम्राज्य की थी। उनकी आर्थिक नीतियों का भी एक सूत्र हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जो कि इस प्रकार है, आयस्ते विपुलः अल्पतरो व्ययः, अर्थात राज्य की आय अधिक और खर्च कम होना चाहिए। सच तो यह है कि युग युगांतरों के बीत जाने के बाद भी श्री राम के आदर्शों को आज भी याद कर अपने जीवन में आत्मसात करने की भरसक कोशिश की जाती है, जिसे हम शिष्टाचार, अंतिम प्रयाण या कहें कि सुख दुख से आप्लावित व्यवहारों में राम नाम से भी आज भी अनुप्राणित देखते हैं। और इसी सांस्कृतिक व्यवहार परकता में श्री राम की विश्वगत स्वीकार्यता को हम अनेक देशों की संस्कृतियों में अनुस्यूत जीवनगत पद्धतियों द्वारा, नाट्यगत प्रस्तुतियों द्वारा भी अधिक व्यापकता के साथ अनुभूत कर सकते हैं। वस्तुतः राम में शक्ति, सौंदर्य तथा साहस का समन्वय है। उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम और जीवनगत आदर्शवाद के प्रतिष्ठापक हैं। उन्होंने जीवन की अनेक उच्च भूमियां प्रस्तुत की हैं। इसलिए निस्संदेह राम युगातीत तत्व होकर इतिहास ही नहीं, वर्तमान और भविष्य भी है, जो विपरीत स्थितियों में भी दृढ़ होकर नीति निपुणता, कर्तव्य परायणता और शक्ति संपन्नता के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सतत संचार करता है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। श्री राम का संपूर्ण जीवन, आदर्श और मूल्य हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी हैं। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे।
लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनुष्य के आचरण में विकार जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं और शरीर के विकार रोग का कारण बनते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिससे ग्रस्त व्यक्ति को कई तरह के लक्षण होते हैं, जटिलताएं होती हैं और अगर इसकी गंभीरता अधिक हो तो ये व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। क्या है ये रोग और किस तरह से इससे प्रभावित व्यक्ति को सावधानियों का पालन करना चाहिए, समझ लेते हैं इस रिपोर्ट में, क्योंकि आज है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे यानी विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। ये रोग माता पिता से बच्चों में आता है। आमतौर पर हीमोफीलिया रोग लड़कों में देखा जाता है। लड़कियां हीमोफीलिया कैरियर यानी इस रोग की वाहक होती हैं। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया के रोगियों में रक्त में प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ये प्रोटीन फैक्टर रक्त में थक्का जमा कर उसका बहना रोकता है। हीमोफीलिया रोग में शरीर में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है जिसके कारण चोट लगने पर रक्त जम नहीं पाता और असामान्य रूप से बहता रहता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक यानी हेरिडिटरी बीमारी है। इस अवस्था में चोट लगने या दुर्घटना होने पर रक्त का बहाव समय से नहीं रुकता है जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती हैं। हीमोफीलिया जीन की एक दोष उत्पन्न होने के कारण होता है। यह हीमोफीलिया जीन एक्स क्रोमोसोम्स पे पाया जाता है, गुणसूत्र पे पाया जाता है। महिलाओं में 2 गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में 1 गुणसूत्र होता है जिसकी वजह से इस बीमारी के लक्षण अधिकतर पुरुषों में ही पाए जाते हैं। हीमोफीलिया जीन में उत्पन्न दोष की वजह से हमारे शरीर में रक्त में एक प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस रोग का पता अधिकतर तब चलता है जब व्यक्ति को कोई गंभीर चोट या आघात हो और उसमें रक्त का बहना न रुके। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में रक्तस्राव होता है जिससे व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इस बीमारी के लक्षण शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर की लेवल की वजह से उत्पन्न होते हैं। कुछ मरीजों में इसका लेवल लेस देन 1% होता है जिसकी वजह से उनमें कभी भी कहीं पे किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लीडिंग हो सकती है जिसे हम सीवियर अवस्था कहते हैं। जिनमें इसका लेवल 5% से ज़्यादा पाया जाता है उनमें इस बीमारी के लक्षण कभी कभी दिखाई देते हैं और उसको माइल्ड हीमोफीलिया कहा जाता है। सीवियर अवस्था में जैसे मैंने कहा कि ब्लीडिंग शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है मगर अधिकतर टाइम जोड़ों में ही दिखाई देती है। हीमोफीलिया से ग्रसित मरीज को जब भी ब्लीडिंग हो उसका एक ही इलाज है कि फैक्टर को चढ़ाया जाए। मगर जिनमें ब्लीडिंग बार बार हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उनमें हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूज़न प्लेटलेट ये फैक्टर्स का करते हैं जैसे सीवियर में और कभी कभी मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स। बच्चे को जीन्स का एक भाग माँ से और एक पिता से मिलता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वहीं पुरुषों में 2 अलग अलग प्रकार के एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। क्रोमोसोम में ही हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स होते हैं। यदि एक्स क्रोमोसोम माँ से और वाई क्रोमोसोम पिता से आता है, महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। यानी बेटे में एक्स क्रोमोसोम माँ से मिलता है। यदि एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया से ग्रसित हो तो बेटे को हीमोफीलिया हो जाएगा।
वहीं बेटी में एक एक्स क्रोमोसोम माँ से मिलता है और एक पिता से। इसलिए यदि माँ हीमोफीलिया से ग्रसित हो लेकिन पिता से आने वाला एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया प्रभावित न हो तो बेटी में ये बीमारी नहीं होती। कोई क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, तो सावधानी एक तरह का सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए आपको चोट ना लगे या हम ऐसी दवाइयों का सेवन ना करें जिससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता हो, जैसे दर्द की दवाएं ही सबसे अच्छा साधन है। मगर जब भी किसी को ब्लीडिंग हो वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाए और डॉक्टर से फैक्टर का उपयोग करे। ये बीमारी बच्चों में जन्म से ही हो सकती है। कई बार जन्म के बाद ही इसका पता चल जाता है। यदि हीमोफीलिया मध्यम और गंभीर स्तर का हो तो बचपन में आंतरिक स्राव की वजह से कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, लेकिन गंभीर स्तर के हीमोफीलिया में खतरा अधिक होता है। कहीं जोर से झटका लगने पर भी आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो सकता है। यदि बीमारी हल्के स्तर की है तो इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। आमतौर पर जब बच्चों के दांत निकलते हैं और खून बहना बंद नहीं होता तब इस रोग की पहचान हो पाती है। सही इलाज हीमोफीलिया से होने वाली जटिलताओं को कम करने में सहायक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और इसमें सहायक होता है योग। योग के माध्यम से किस तरह से अपने शरीर के संतुलन को बेहतर किया जा सकता है, बॉडी अलाइनमेंट के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं संगीता जैन। आज हम बात कर रहे हैं बॉडी के अलाइनमेंट की, पर तनाव भरी आधुनिक जीवन शैली इस पर ध्यान ही नहीं देती। स्क्रीन पर लंबे समय तक कंधे झुकाकर काम, गर्दन निकालकर ड्राइव, पीठ पर वजन ढोकर चलना आदि कई कारण हैं जिसकी वजह से शरीर स्वाभाविक स्थिति खो देता है। और लंबे समय तक अगर यह स्थिति बनी रहे तो जोड़ों में दर्द या जोड़ संबंधित बीमारियां आने लगती हैं। आइए हम जानते हैं योग आसन किस तरह हमारे बिगड़े पोस्चर को ठीक करने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पर्वत आसन। क्रॉस लेग की स्थिति में बैठेंगे, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां ऊपर की तरफ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते जाएंगे और ऊपर जाने के बाद अपने आप को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। पूरे शरीर में खिंचाव होने से स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है और तनाव रिलीज होता है, उससे पोस्चर ठीक होता है। धीरे से वापस आएंगे। आगे गोमुख आसन, जिसमें हम अपने पैरों की स्थिति सामान्य तौर पर एक के ऊपर रखते हैं, दूसरा हाथ आगे से पीछे और दूसरा नीचे से पीछे हाथों को इंटरलॉक करते हैं। पीठ पर और कंधों पर बहुत अच्छा प्रेशर आता है और हंच अगर आया हो तो निकल जाता है। आगे हम देखेंगे लेटकर साइड की करवट करके धीरे से लेट जाना है। यष्टिकासन, जिसमें हाथ और पैर दोनों एक साथ हम खींचेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और पैर नीचे। पूरे शरीर में दोनों तरफ खिंचाव होने से सारी दबी हुई नसें खुल जाती हैं, शरीर फ्लेक्सिबल होता है और शरीर का आकार सुधर जाता है। धीरे से वापस। तो देखा आपने किस तरह योग के आसन बिगड़े हुए शरीर के पोस्चर को स्वाभाविक करने में हमारी मदद करते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी जयदेव योगेंद्र से। नमस्कार। हमारा शरीर जिस तरह बना है उसको समझिए। 2 पैर दिए हैं, होता यह है कि हम एक पैर पर ज़्यादा वजन रख के खड़े रहते हैं, ये हमारी एक स्टाइल जैसी हो जाती है। बैठे तो एक साइड पर ऐसा टर्न करके बैठते हैं, ये स्टाइल हो जाती है। पैर को यूँ क्रॉस करके बैठ गए, स्टाइल हो जाती है। ये स्टाइल से बाहर निकलो, उसको समझो।
क्योंकि इससे पूरी रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे जाके कमर झुक जाएगी, गर्दन नीचे ऊपर हो जाएगी और तकलीफ देगी। इसलिए कैसे हम खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, वहाँ जरा ध्यान दें और कोशिश ये करें कि हम सीधे रहें मगर अकड़ के ना रहें। आप सोते हैं तब भी आप लकड़ी की तरह मत सोइए, घुटने के नीचे थोड़ा सा कुछ रख के सोइए, थोड़ा सा मोड़ होना चाहिए शरीर में, हाथों में भी थोड़ा मोड़ होना चाहिए, सब कड़क हाथ नहीं। बस ये सब ध्यान देंगे तो अलाइनमेंट सही रहेगा। नमस्कार। जिस प्रकार शरीर के अलाइनमेंट यानी उसकी अवस्था को ठीक रखने के लिए कोई भी क्रिया करते समय पोस्चर्स का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे शरीर का जो पूरा स्ट्रक्चर है या पूरा आकार आकृति है वो ठीक रहती है। ठीक उसी तरह ज्ञान हमारे जीवन को सही रूप में लाता है, उसे सही दिशा देता है। संस्कृत पाठशाला का ये विशेष प्रभाव खास तौर से उन लोगों के लिए है जो संस्कृत अध्ययन की शैशव अवस्था में है। अभी तक कुछ पिछले अंकों में हमने सीखा है किस तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के बहुवचन, एकवचन और इनके पदों को हमने अध्ययन किया है। साथ ही कुछ क्रियाओं के विषय में भी हमने बात की है। आज के इस प्रभाग में हम जानेंगे कि किस तरह से कर्ता और क्रिया के एक वचन वाक्यों को बहुवचन में बनाया जा सकता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज कर्ता एवं क्रिया का प्रयोग करते हुए एक वचन से बहुवचन में वाक्य बनाएंगे। आइए बनाते हैं बहुवचन के वाक्य। वैसे आप यह जान ही गए होंगे कि एक वचन की वर्तमान कालिक क्रिया में ति के स्थान पर अंति का प्रयोग करना है एवं कर्तृपद में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में आह एवं नपुंसक लिंग में आनी शब्द हो जाएगा। आनी इस पद का प्रयोग कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि ये अत्यंत सामान्य नियम है। विशेष नियम हम समय के साथ साथ या यूं कहें अभ्यास के साथ साथ सीखते जाएंगे, अतः अभ्यास करना अनिवार्य है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का अभ्यास। पहला वाक्य है छात्रः पठति, अर्थात छात्र पढ़ता है। यह एक वचन का वाक्य है। इसका बहुवचन रूप बनेगा छात्राः पठन्ति। छात्राः पठन्ति। आप यह देख ही रहे होंगे कि उच्चारण के समय क्रिया के अंतिम ई को मैं ह्रस्व उच्चारण कर रहा हूं, अर्थात छोटा उच्चारण, जहां पर समय एक मात्रिक है। आप इसको ठीक उच्चारण यदि नहीं करेंगे और दीर्घ पठन्ति ऐसा उच्चारण करेंगे तो इसका अर्थ भी बदल जाएगा और काल भी बदल जाएगा। अतः संस्कृत में उच्चारण का हमें विशेष ध्यान रखते हुए अपने वाक्यों का सही उच्चारण करना है। अग्रिम वाक्य है शिष्यः नमति, अर्थात शिष्य प्रणाम करता है। इसका बहुवचन वाक्य बनेगा शिष्याः नमन्ति। शिष्याः नमन्ति, अर्थात बहुत सारे शिष्य प्रणाम करते हैं। अग्रिम वाक्य है अग्रजा वदति, अर्थात बड़ी बहन बोलती है। यह वाक्य एक वचन है। इसका बहुवचन रूप बनेगा अग्रजाः वदन्ति। अग्रजाः वदन्ति, अर्थात बड़ी बहनें बोलती हैं। वाक्य है जननी पश्यति, माता देखती है। जनन्यः पश्यन्ति। जनन्यः पश्यन्ति, यह इसका बहुवचन वाक्य है, अर्थात माताएं देखती हैं। यहाँ पर ई के स्थान पर यह इस शब्द का, इस पद का, इस अंश का प्रयोग करना है। पितृव्यः पृच्छति, अर्थात चाचा पूछते हैं। पितृव्याः पृच्छन्ति। पितृव्याः पृच्छन्ति, यह इसका बहुवचन रूप है, अर्थात जो बहुत सारे चाचा हैं वे पूछते हैं, अर्थात बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं वे पूछते हैं। वाक्य है पुत्री गच्छति, अर्थात बेटी जाती है, पुत्री जाती है। पुत्र्यः गच्छन्ति। पुत्र्यः गच्छन्ति। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वाः धावन्ति। अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। सेवकः तिष्ठति, सेवक ठहरता है, सेवक बैठता है। सेवकाः तिष्ठन्ति। सेवकाः तिष्ठन्ति। वाक्य है साधुः
अटति, साधु सन्यासी घूमता है। साधवः अटन्ति, साधवः अटन्ति, बहुत सारे साधु या सन्यासी घूमते हैं। सह हसति, वह हंसता है। ते हसन्ति, ते हसन्ति, वे हंसते हैं। सह इस पद के लिए ते इस पद का प्रयोग करना है बहुवचन में, यह हमने सीखा ही है। एषः रोदिति, यह रोता है। एते रुदन्ति, एते रुदन्ति, ये रोते हैं। जनकः पचति, पिता पकाते हैं। जनकाः पचन्ति, जनकाः पचन्ति, यह इसका बहुवचन रूप बना। शिशुः खादति, बच्चा खाता है। शिशवः खादन्ति, शिशवः खादन्ति। अनुजा क्रीडति, छोटी बहन खेलती है। अनुजाः क्रीडन्ति, अनुजाः क्रीडन्ति, छोटी बहनें खेलती हैं। मित्रं निन्दति, मित्र निंदा करता है। मित्राणि निन्दन्ति, मित्राणि निन्दन्ति, मित्र निंदा करते हैं। ऐसे ही करें सरल व मानक संस्कृत का अभ्यास। पाठशाला की अग्रिम कक्षा में पुनः होगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतेव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारने का त्वदन्य सर्वार्थ चित्ता। हे माँ, आप सबका कल्याण करने वाली हैं, भय हारिनी हैं, भय को दूर करने वाली हैं और सभी कष्टों का नाश करने वाली हैं। हम सबका कल्याण करें। आज है नव दुर्गा के 9वें रूप का दिन अर्थात सिद्धिदात्री का दिन। इनके पूजा और उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। माँ के एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में कमल का फूल है और एक हाथ में गदा है। माँ की उपासना से सभी को शुभ फल प्राप्त होते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। हे माता, आप सभी को यश दें, रूप दें और सभी का कल्याण करें। साथ ही आज राम नवमी का दिन भी है। राम के जीवन को एक आदर्श के रूप में एक प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि रामचंद्र जी के आदर्शों को, उनके गुणों को, जिसमें बात होती है दया की, मर्यादा पुरुषोत्तम की, दया स्वरूप की, साथ ही सबका कल्याण करने की, मित्रता की, इन सभी गुणों को अगर हम सब भी अपने जीवन में धारण करते हैं तो वास्तविकता में हमारा जीवन स्वर्ग के समान अर्थात कष्टों से दूर रहेगा। साथ ही हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में यदि कष्ट आए तब भी सत्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। फिर लौटेंगे कुछ और कार्यक्रम के अंशों के साथ अगले अंक में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।